नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोषी को पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देने से दोषी पर लगाई गई सजा कम नहीं होगी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, आपराधिक कार्यवाही में न्यायालयों को सजा को पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कारावास और या जुर्माना जैसी सजाएं पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे से स्वतंत्र रूप से लगाई जाती हैं और इस प्रकार दोनों पूरी तरह से अलग अलग आधार पर हैं। इनमें से कोई भी दूसरे को अलग नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के उस हिस्से को पलटते हुए जिसमें दोषियों द्वारा पीड़ित को मुआवजा दिए जाने के बाद दोषियों पर लगाई गई सजा को कम कर दिया गया था, न्यायालय ने कहा कि ऐसा करते समय उच्च न्यायालय ने एक गलती की, क्योंकि यदि मुआवजे का भुगतान सजा कम करने के लिए एक विचार बन जाता है तो इसका आपराधिक न्याय प्रशासन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने कहा, इससे अपराधियों के पास न्याय से बचने के लिए पैसे की भरमार हो जाएगी, जिससे आपराधिक कार्यवाही का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की सजा से अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने की शक्ति प्रदान करती है। यह अदालत को दोषसिद्धि का फैसला सुनाते समय पीड़ितों को मुआवजा देने का अधिकार देती है। दोषसिद्धि के अलावा अदालत अभियुक्त को उस पीड़ित को मुआवजे के रूप में कुछ राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकती है जिसे अभियुक्त की कार्रवाई से नुकसान हुआ है। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 357 की योजना पर ध्यान दिया, जिसका उद्देश्य पीड़ित को ये भरोसा दिलाना है कि उसे आपराधिक न्याय प्रणाली में भुलाया नहीं गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का फैसला करने का एकमात्र कारक अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित को हुई हानि या चोट है और इसका पारित की गई सजा से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहां अभियुक्त को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, वहीं इसका मतलब दोषी को सजा या प्रायश्चित देना नहीं है, बल्कि दोषी द्वारा किए गए अपराध से पीड़ितों को मुआवजा देने की दिशा में एक कदम है। धारा 357 सीआरपीसी का प्रावधान उपरोक्त को मान्यता देता है और प्रकृति में पीड़ित केंद्रित है। इसका दोषी या दी गई सजा से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान केवल पीड़ित पर है। पीड़ित मुआवजे का उद्देश्य उन लोगों का पुनर्वास करना है जिन्हें किए गए अपराध के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है। पीड़ित मुआवजे का भुगतान अभियुक्त पर लगाए गए दंड को कम करने के लिए एक विचार या आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि पीड़ित मुआवजा एक दंडात्मक उपाय नहीं है और प्रकृति में केवल प्रतिपूर्ति है और इस प्रकार पारित की गई सजा से इसका कोई संबंध नहीं है जो दंडात्मक प्रकृति की है, अदालत ने कहा। अदालत एक हमले के अपराध के पीड़ित द्वारा दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग करने वाली अपीलों पर विचार कर रही थी। दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपील में उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दोनों अभियुक्तों में से प्रत्येक द्वारा उसके समक्ष 2.5 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है तो उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा कम की गई 4 वर्ष की सजा भुगतने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए कि 12 वर्ष की अवधि बीत चुकी है और जब प्रतिवादियों मूल दोषियों ने पहले ही 5 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है, तो न्यायालय प्रतिवादियों को 4 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश देने के लिए इच्छुक नहीं था। हालांकि ऐसा कहने के बाद हम प्रत्येक प्रतिवादी को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि यानी कुल 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश देते हैं, जो उन्होंने पहले ही निचली अदालत के समक्ष जमा कर दी है। ये जमा आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। निचली अदालत उचित पहचान के बाद अपीलकर्ता मूल शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपए की पूरी राशि वितरित करेगी, न्यायालय ने कहा। केस का शीर्षक, राजेंद्र भगवानजी उमरानिया बनाम गुजरात राज्य। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से आयोजित होने वाली कक्षा 10 एवं 12वीं की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। ओपन बोर्ड ने इन परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है।
राजस्थान स्टेट ओपन के स्थानीय प्रभारी नवल किशोर जांगिड़ ने बताया कि सत्र 2023-24 मार्च मई की कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षाएं आगामी 24 जून से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा एक पारी में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। केकड़िया शहर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केकड़िया के पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 527 एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 414 परीक्षार्थी बैठेंगे। जांगिड़ ने सभी परीक्षार्थियों से 4 जून से पूर्व संदर्भ केंद्र से अपनी अपनी एसएसओ आईडी की मैपिंग करवाने की अपील की है ताकि उनके सत्रांक समय पर भेजे जा सकें। जांगिड़ ने बताया कि जिस दिन सैद्धांतिक विषय की परीक्षा होगी उसी दिन उस विषय की प्रायोगिक परीक्षा का समय विभाग चक्र बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी के प्रवेश पत्र परीक्षा से 4 दिवस पूर्व 20 जून से दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। गौरतलब है कि आमतौर पर विभिन्न कारणों से पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थियों सहित कामकाजी छात्र छात्राओं के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षा पास करने के लिए स्टेट ओपन बोर्ड बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी ने चोरी व चोरी के षड्यंत्र के आरोपी जयराम पुत्र गोपी रावत को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता अशोक सिंह रावत एडवोकेट ने बताया, आरोपी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ परिवादी श्री अनुज गुप्ता पुत्र श्री सोहन लाल गुप्ता ने गंज थाने में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसके भाई अतुल गुप्ता बाहर गए हुए थे, जिसके गोदाम की चाबी आरोपी गोविंद के पास थी। आरोपी ने उसके भाई के फायसागर रोड स्थित गोदाम पर अन्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र रचते हुए चोरी की है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपियों के कब्जे से चोरी किया हुआ माल व टैंप बरामद कर 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। उक्त 4 मुलजिमों में से एक आरोपी की मृत्यु हो गई तथा 2 आरोपी मफरूर घोषित किए गए। परिवादी पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। आरोपी जयराम की ओर से एडवोकेट अशोक सिंह रावत व जगमोहन सेन ने पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आरोपी टैंप मालिक था जिसे अपराध करने की कोई जानकारी नहीं थी तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों से आरोपियों के खिलाफ कोई मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सका है आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 112वें सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत सरकार के सलाहकार के रूप में एटक के राष्ट्रीय सचिव कुणाल रावत को नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 187 देश सदस्य हैं जो प्रतिवर्ष सम्मेलन कर विश्व के लिए श्रम नीतियां बनाते हैं। इस वर्ष स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में 3 जून से 15 जून तक ये सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में कार्यस्थल पर श्रमिक के मूल अधिकार, बायोलॉजिकल हेजज से सुरक्षा, डिसेंट वर्क एंड केयर इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक संगठन है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इस सम्मेलन द्वारा पारित किए गए कन्वेंशन पर प्रत्येक सदस्य देश की सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। विगत सम्मेलनों में ILO द्वारा चाइल्ड लेबर एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विषय पर महत्वपूर्ण कन्वेंशन पास किए हैं। इस सम्मेलन में एटक के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट कुणाल रावत भारत सरकार के सलाहकार के रूप में 1 जून को जेनेवा के लिए प्रस्थान करेंगे। देश प्रदेश की विभिन्न यूनियनों द्वारा कुणाल रावत को बधाई ज्ञापित की गई है। केकड़िया के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय अधिवक्ता दल 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेगा। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र कुमार वालेजा ने सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। इसी क्रम में अजमेर संभाग के अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अजमेर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह रावत, जो कि अजमेर संभाग के उपाध्यक्ष भी हैं, तथा अजमेर की सेशन कोर्ट के पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, जो कि मंच के अजमेर संभाग के महामंत्री हैं, तथा केकड़िया बार के अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीणा, जो कि संभाग के संयुक्त सचिव हैं, नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष व पैनल लॉयर हेमंत प्रजापति, जो कि संभाग के सचिव हैं, सेमिनार में भाग लेंगे।
इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करने वाले तथा अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करवाने के लिए संघर्षरत देश के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की स्थापना 3 वर्ष पूर्व 31 मई को हुई थी तथा स्थापना के बाद से ही प्रतिवर्ष संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाकर अधिवक्ता हितों पर चर्चा की जाती है। इसी क्रम में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 सदस्य भाग लेने के लिए केकड़ी से रवाना हुए हैं, जिनमें से एडवोकेट अशोक सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत व हेमंत प्रजापति का केकड़ी पहुंचने पर बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा व एडवोकेट मनोज आहूजा ने उनका दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। देश व प्रदेश में शैक्षणिक तथा औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध कोटा नगरी की पहचान अब रिवर फ्रंट के नाम से होने लगी है। चंबल नदी के किनारे पर बने पर्यटन स्थल को रिवर फ्रंट के नाम से जाना व पहचाना जाने लगा है। किसी भी बड़े शहर में से कोई नदी बहती हो, उसके पात्र के एक और किसी योग्य स्थान पर बड़े और सीधे भूभाग को नागरिक या पर्यटकों की दृष्टि से विकसित किया जाए, जहां अलग अलग मनोरंजन सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तो उसे अंग्रेजी में रिवर फ्रंट कहा जाता है। कोटा में 1400 करोड़ से बने रिवर फ्रंट का हाल ही में उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद से ये स्थल पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनकर सामने आने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ये रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा यहां आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयार हुए इस रिवर फ्रंट में 22 घाट है। इन सभी की अलग अलग कहानी है। इस रिवर फ्रंट का भ्रमण करने के लिए पर्यटकों से मात्र 200 रुपए का टिकट लिया जा रहा है, जो शहर के बीचों बीच नयापुरा बस स्टैंड के पास ही है। इस रिवर फ्रंट के बनने के साथ ही 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा किया जाने लगा है, जिसके अनुसार यहां बनने वाली चंबल माता की प्रतिमा भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाती है। संगमरमर से बनी 242 फीट की मूर्ति विश्व में पहली है। इसमें कलश में से 1 घंटे में 7 लाख लीटर पानी गिरेगा। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी जवाहर घाट पर बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का गनमेटल से बना मुखौटा लगाया गया है। फेस मास्क 12 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है। नेहरू जी ने ही कोटा बैराज का लोकार्पण किया था। इस फेस मास्क से रिवर फ्रंट का पश्चिमी छोर देखा जा सकता है। रिवर फ्रंट की और महत्वपूर्ण उपलब्धि नंदी घाट है। यहाँ जोधपुर पत्थर से 1000 टन वजनी 20 फीट ऊंची नदी की प्रतिमा लगाई गई है। अधिकारियों का दावा है कि यह एक सिंगल पत्थर पर बनाई गई है। ये काफी दूर से ही नजर आ जाती है। ये प्रतिमा 15 फीट चौड़ी व 20 फीट ऊंची है। ब्रह्मा घाट यहाँ सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है। इसे बनाने वाले इंजीनियर देवेंद्र आर्य ने 6 रिकॉर्ड बनने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। इस घंटे में अकेले 5 रिकॉर्ड जॉइंट लेस चैन की कास्टिंग, नॉन फेरस की एक बार में कास्टिंग, सबसे बड़ा घंटा होने का रिकॉर्ड, एक जगह पर 35 भट्टियां मेटल कास्टिंग के लिए होना, 250 टन वजनी मोल्डिंग बॉक्स पहली बार उपयोग में लिया गया। रिवर फ्रंट के 2 हिस्से हैं। दोनों छोर करीब 2.75 किलोमीटर का है, यानी करीब 5.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। यहाँ करीब 22 घाट और अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। पूरे रिवर फ्रंट को देखने में करीब 2 दिन का समय लगेगा। टूरिस्ट के लिए विशेष सुविधा रहेगी, जिसके अनुसार यहां एक बार में 10 से 15 हजार लोग घूमने आ सकेंगे। इनके लिए यहां करीब 30 गोल्फ कार्ट लगाई गई है। सिक्योरिटी के लिए रिवर फ्रंट के दोनों छोर पर 189 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड को मिलाकर 400 लोग यहां तैनात किए जा चुके हैं। बुधवार को इस रिवर फ्रंट का एडवोकेट अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत, केकड़ी बार के अध्यक्ष राम अवतार मीणा व नसीराबाद बार के पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत प्रजापति ने भ्रमण कर मैनेजमेंट को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाएं मुहैया करने के सुझाव दिए।